नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता या स्वार्थ की वजह से देश की एकता पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की संस्कृति रही है, लेकिन गुलामी की छाया में रहने वाले लोगों ने और जो मानते थे कि भारत 1947 में ही पैदा हुआ था, वे विविधता में विरोधाभास खोजते रहे। वे इसका उत्सव मनाने की बजाय उसके साथ ऐसा प्रयास करते रहे जिससे देश की एकता को ठेस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 देश की एकता में रुकावट था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, इसलिए अनुच्छेद 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया। इसके अलावा इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब देश लोकतंत्र के 25 साल पूरे कर रहा था, उसी समय देश में इमरजेंसी लगा दी गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। शनिवार को संसद में क्या कुछ हुआ, इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा कि आज कुछ भी नया नहीं हुआ, केवल कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि हमने शुक्रवार को भी और शनिवार को भी यह साबित कर दिया कि पूरी सरकार केवल अडानी के लिए काम कर रही है। ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति के लिए संविधान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में संविधान की बात के दौरान बीजेपी ने सदन का सम्मान नहीं किया। जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद नहीं थे। या तो वे राहुल गांधी से डरते हैं या फिर उनका विपक्ष की राजनीति पर विश्वास नहीं है। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सदन में संविधान पर दिए गए संबोधन को लेकर अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संविधान के अलावा सावरकर पर भी बयान दिया था, जिसे अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गलत बताते हुए एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किया है। दस्तावेज के मुताबिक साल 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को जन्म के 100 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले उन्हें भारत का सपूत कहा था। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी के संबोधन पर कहा कि राहुल गांधी वह दिन भूल गए हैं जब उन्होंने खुद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली अपनी सरकार के पारित विधेयक को फाड़ दिया था। राहुल गांधी ने उसी दिन संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता के संबोधन पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसा कि पिछली बार मैंने विपक्षी सांसदों से पूछा था कि जो संविधान आप लेकर चलते हैं उसमें कितने पन्ने हैं, कोई भी नहीं बता पाया। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड आर्थर ने पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या देश इतना कमजोर है कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। लोकसभा में बोलते हुए पहाड़ी मणिपुर के सांसद ने कहा कि राज्य के लोगों को उस कारण से पीड़ित नहीं किया जा सकता है जिसे देश संभाल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन या राष्ट्र को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 3 मई 2023 को मणिपुर राज्य में क्या हुआ था, पिछले 19 महीनों से क्या हो रहा है। पिछली बार जब मैंने इस प्रतिष्ठित सदन में बात की थी तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इस देश के नागरिक के रूप में और इस देश के निर्माण में योगदान देने वाले परिवार से आने के नाते न्याय मांगना मेरा अधिकार है। संभल प्रशासन ने शुक्रवार को शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद किए एक मंदिर को फिर से खोल दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि शाही जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित इस मंदिर को अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान ठोकर खाने के बाद खोला गया था। इस भस्म शंकर मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति और एक शिवलिंग है। कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के बीच बढ़ते असंतोष को स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस से गठबंधन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को हल्के में लेने की बजाय उचित ठहराने को कहा है। उमर अब्दुल्ला ने अखिल भारतीय पार्टी और संसद में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व अर्जित किया जाना चाहिए
और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को संसद में संविधान पर बोलते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी के विचार पुरुष माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर के लेखन का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने लिखा है कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। इस किताब ने सदियों से जारी हमारे देश की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति कानून है, ये सावरकर के शब्द हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सावरकर ने अपने लेखन में साफ कर दिया है कि हमारे संविधान में भारतीयता का कोई अंश नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस किताब यानी संविधान से नहीं बल्कि इस किताब मनुस्मृति से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इसी की लड़ाई है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सावरकर के शब्दों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब आप संविधान के पक्ष में संसद में बोलते हैं तो आप सावरकर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, आप उनको बदनाम कर रहे होते हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनका हक ना देने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने पापों को कम करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही साल 1952 के चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर को हराया था। केंद्रीय मंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न दिए जाने में देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि संविधान के मुख्य निर्माता को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से तब सम्मानित किया गया जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस पर प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को संसद के बाहर इससे जुड़े एक सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर अगर इतनी जल्दबाजी है तो आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वह सरकार को भंग कर दें और देश में दोबारा से चुनाव हो जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए तो इससे अच्छा क्या समय मिलेगा जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकार भंग कर दें और दोबारा चुनाव करा दें। आपको बता दें कि इससे पहले एक देश एक चुनाव पर दिए अपने पुराने बयान में अखिलेश ने इसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एमवाई तारिगामी ने शनिवार को केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव को लागू करने के कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह अवधारणा भारत के विचार की भावना के विरुद्ध है और देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने सभी से इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ अपनी राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए सीपीआईएम नेता ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी सत्ता प्रणाली को समाप्त करके क्षेत्र के लोगों के फैसले का सम्मान करने का आग्रह किया। पटना में बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पटना डीएम द्वारा जिस तरह से हिंसा का उपयोग किया गया, छात्रों को पीटा गया, यह कतई जायज नहीं है। इस घटना की मैं और मेरी पूरी पार्टी निंदा करती है। हम लोग आग्रह करते हैं कि इस मामले की जांच हो। अगर छात्रों में धांधली को लेकर 1% भी संदेह है तो उनके संदेह को दूर किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के कुछ हफ्तों बाद प्रशासन ने मुगलकालीन मस्जिद के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण और बिजली चोरी से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस व्यापक अभियान का उद्देश्य इलाके को पुनर्जीवित करना और अवैध बिजली कनेक्शनों पर नकेल कसना है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने पुष्टि की कि प्रशासन ऐतिहासिक मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा
कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अभियान चलाया था। 2020 में हमने कहा था कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और जब हम उप मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में आए तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रिया में थी और हर कोई इसे स्वीकार करता है, चाहे वह विपक्ष हो, भाजपा हो या हमारे चाचा जो कहते थे कि यह असंभव है। हम नौकरियां कैसे बांटेंगे? लेकिन तेजस्वी ने एक रेखा खींची और आज सभी उस पर चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर हमारी माताओं और बहनों के खातों में सीधे 2,500 रुपए देंगे। सरकार बनते ही हम 1 महीने के अंदर इस योजना को शुरू कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।